नमस्कार। तीसरे क्रमांक का हमारा पाठ है नाम चर्चा, जिसको नरेंद्र कोहली जी लिखे हैं। दूसरा पाठ पाठ्यक्रम से बाहर रखा गया है, तो दूसरे क्रमांक पर तीसरे पाठ को हम पढ़ेंगे। नाम चर्चा, नरेंद्र कोहली जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस समय जो भारत का पड़ोसी राज्य उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, उस स्थान से थे। सियालकोट पंजाब उसको कहते हैं, और आज की डेट में उसको हम अविभाजित भारत में पंजाब अविभाजित भारत कहते हैं। नरेंद्र कोहली जी के संदर्भ बताया गया है कि ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुआयामी का आशय है कि हिंदी की तमाम विधाओं में इन्होंने रचना की। इनके आयाम एक से अधिक रहे। जैसे इन्होंने उपन्यास लिखा, व्यंग, नाटक, कहानी, संस्मरण, निबंध, आलोचनात्मक साहित्य आदि में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो हमारा लेसन है यह है नाम चर्चा। नाम चर्चा एक व्यंग है। तो अगर आप भारत के साहित्य में देखेंगे तो भारत के साहित्यकारों में जो व्यंग प्रधान साहित्य लिखे गए हैं, जिसमें व्यंग को प्रमुखता दी गई है, उसके सबसे महत्वपूर्ण जो व्यंग्यकार हैं वो शरद जोशी जी हैं, हरिशंकर परसाई हैं और श्रीलाल शुक्ल हैं। भारत के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि व्यंग के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये 3 स्तंभ हैं जिसका मैंने नाम लिया, और आपको अवसर में इनकी किताबों को जरूर पढ़िए। और अगला व्यंग आप देख रहे हैं नरेंद्र कोहली जी का, जो नाम चर्चा इन्होंने लिखी है। बीच में एक बार अभी गत 4 वर्ष मुझे लगता हुआ होगा, पुणे में एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो मुझे भी सौभाग्य मिला था वहाँ जाने के लिए। इस विद्यालय से मैं और श्री अभय प्रताप सिंह सर गए थे, तो वहाँ नरेंद्र कोहली जी से मुलाकात हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा उनके विचारों को सुन करके, उनकी वाणी, उनकी शैली आदि को सुन करके बड़ा अच्छा लगा था। और जब यह पाठ्यक्रम में रखा गया तो लगा कि जैसे यह पाठ और यह जो कवि हैं, हमारे लेखक हैं, काफ़ी करीबी हैं, काफ़ी परिचित हैं। तो मैंने व्यंग के संदर्भ में आपको कुछ चीज़ें बताई। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 हमारे प्रमुख स्तंभ हैं व्यंग के हिंदी साहित्य में। आप अवश्य पढ़िए उनको। नरेंद्र कोहली जी को पढ़िए। वर्तमान समय में अभी आप देखते होंगे, अगर आपकी रुचि हिंदी साहित्य में होंगी, तो ये एक बहुत ही इस समय प्रचलित व्यक्ति हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, जिनका नाम है संपत सरल। अगर आपको अवसर मिले तो यूट्यूब पर इनको सर्च कीजिए, ये तमाम मंचों पर देखे जाते हैं, और आपको लगेगा कि इन्होंने व्यंग विधा में कैसे लिखी है। आपको लगता होगा कि केवल मंच पर कवि लोग कविताएँ ही सुनाते हैं, और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि संपत सरल जी ने केवल साहित्य को, गद्य साहित्य को पढ़ करके पूरे मंच के शीर्ष पर हर समय बने रहते हैं। तो व्यंग एक ऐसी विधा है, थोड़ा मैं आपको उस पर बताना चाहूँगा कि व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति की कमियों को, व्यक्ति की बुराइयों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल ढंग से कह दी जाती है, जो व्यक्ति को चुभे भी न, और पूरी तरह से वह बात उजागर भी हो जाए, पूरी तरह से वो बात मालूम भी हो जाए। जैसे एक छोटी सी व्यंग की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारें काम नहीं करती, काम करती हैं तो बिना नियोजन के करती हैं, या उनके जो अधिकारी हैं सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते। इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर मैंने व्यंग पढ़ा था कहीं, कि किसी राज्य में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आने पर जो वाटर लेवल बढ़ता है, तो वहाँ पर निशान लगे हुए होते हैं कि वाटर लेवल कितना जा रहा है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो उस एरिए का जो लैंडस्केप होता है, उसके हिसाब से एक निशान, लाल निशान लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं भाई खतरे का निशान। कि अगर समझो खतरे का निशान 5 मीटर तक है,
तो अगर यहाँ तक पानी नदी के आ गया तो इसके ऊपर जाएगा तो बोलेंगे भाई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जान माल खतरा है, लोगों को शिफ्ट किया जाए। और तो सेनाएं देखिए आप लगाई जाती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो एक बड़ा सुंदर व्यंग्य लिखा गया है कि उनका जो मंत्री है, जो उनके सिपा सलाहकार होते हैं, वो मंत्री जी साहब बोलते हैं कि नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कुछ उपाय कीजिए। तो उपाय करने का आशय जो अधिकारी का था वो ये था कि लोगों को शिफ्ट किया जाए, लोगों को वहाँ से हटाया जाए ताकि वह डूबे न, और उनके जो मवेशी होते हैं, पशुधन होता है, उन सब का कोई नुकसान न हो। उसका आशय था कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, साहब कुछ उपाय कीजिए। तो साहब इतने बुद्धिमान और चालाक थे, बोले कि बेटा ऐसा करो, जाके खतरे के निशान को और ऊपर कर दो। तो ये बातें व्यंग्य से देखिए कही गई है कि एक जो हमारा नेता होता है, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसके हाथ में इतनी जिम्मेदारी होती है, और कैसे कैसे लोग इस तरह से आगे जा रहे हैं जिनको कुछ सूझबूझ नहीं है कि हम किन परिस्थितियों में कौन सा कार्य करें। तो लेखक ने एक बहुत सुंदर व्यंग्य किया है कि ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, बेकार के लोग हैं, वे ऊंचे पदों पर जा कर के इस तरह निर्णय लेते हैं कि खतरे के निशान को ही ऊपर कर दो। तो यह जो हमारा लेसन दिया गया है, नाम चर्चा पर दिया गया है। और नाम चर्चा का आशय है कि यहाँ पर जब भारत में विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न समाज में, विभिन्न वेशभूषा भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, ऐसे घरों में जब किसी शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो लेखक के अनुसार एक बड़ी समस्या होती है। वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे का नामकरण क्या किया जाए। एक प्रकार से व्यंग्य है कि और समस्या नहीं होती कि लालन पालन कैसे करें, पोषण कैसे करें, अच्छी शिक्षा दीक्षा कैसे करें। तो हमारी बड़ी समस्या होती है कि उसका नामकरण कैसे करें। और इसी नामकरण को लेकर के नरेंद्र कोहली जी ने एक अच्छा व्यंग्य किया है। और यह जो व्यंग्य है नामकरण की समस्या पर है, बड़े मनोरंजक ढंग से इस पर प्रकाश डाला गया है कि नवजात शिशु का नाम रखने के लिए लोग किस तरह से परेशान होते हैं, किस किस तरह के नाम रखना चाहते हैं। इनका जो इस प्रकार से एक व्यंग्य रहा है वह नामकरण के ऊपर बड़ा ही अच्छा रहा है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे। जैसे नवजात शिशु के नामकरण की समस्या पर एक अच्छा इन्होंने व्यंग्य डाला। मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक कश्मीरी व्यक्ति है और वह लेखक से आग्रह करता है कि मेरी बेटी का ऐसा नाम रखा जाए ताकि उसके नाम में ही कश्मीर का पूरा सौंदर्य झलके। तो लेखक पूछते हैं कि भाई कुछ आपने सोचा है? तो वह व्यक्ति बोलता है कश्मीर का कि उसका नाम मैं सोचा हूँ रोज़ लीना रखा जाए। रोज़ मतलब गुलाब, रोज़ लीना रखा जाए, लेकिन कुछ जम नहीं रहा है। तो लेखक उसको उपाय बताते हैं भाई उसका नाम ऐसा करो, रोज़लीना नाम आप रखना ही चाहते हो, उसमें आपको कश्मीर का सौंदर्य दिख रहा है, तो उसका नाम गुलाबो रख दो। तो गुलाबो नाम रखने पर वो आदमी चिढ़ जाता है कि तुम पंजाब के हो तो यही सब नाम, क्योंकि ये गुलाबो ऐसे नाम मुख्यतः पंजाब राज्य में पाए जाते हैं। कोई है वो बोलता है कि मेरे बच्चे का कुछ ऐसा नामकरण करो जिससे कुछ अलग लगे, तो बोलते हैं उसका नाम प्रिंस रख दिया जाए या उसका नाम वेलकम रख दिया जाए। तो एक और स्थान की बात है कि उनके यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो वह व्यक्ति जा कर के लेखक से आग्रह करता है कि यह बच्चा बहुत शोर मचाता है, बहुत उधम मचाता है, बहुत चिल्लाता है, तो इसका नाम कुछ ऐसा रखें कि शोर मचाने जैसा लगे, कि भाई इसके नाम को सुनते ही लगे कि शोर मचाने वाला आदमी है, यह व्यक्ति है, बालक है। तो लेखक असमंजस में पड़ गया। बहुत देर बाद बोलता है कि भाई ठीक है इसका नाम कोलाहल रख दो। कोलाहल का शोरगुल होता है। तो व्यक्ति चिढ़ जाता है, बोलता है यही ऐसे अनाप शनाप नाम रखोगे, कोलाहल, कुंभकर्ण, ये कोई नाम है क्या? अरे जो हमारे देश में नाम चलते हैं उस तरह के नाम रखो। तो लेखक पूछता है कैसा? तो बोलते जैसे राम खिलावन है, राम मिलावन है। तो लेखक के दिमाग की बत्ती जली। बोला कि अच्छा इस तरह का नाम चाहिए जिसमें शोर भी हो, हल्ला भी हो और उसका नाम भी हो जाए। तो बोले भाई उसका नाम रख दो शोर मचावन।
राम खिलावन जगत शोर मचावन। तो आदमी बड़ा खुश हुआ और लेखक को धन्यवाद दे करके गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे समाज में एक नामकरण को लेकर के जो समस्याएं लोग ऐसा महसूस करते हैं, उस पर लेखक ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रकाश डाला है। और इसे आप कम से कम 2-3 बार इस लेसन को पढ़ेंगे। और इसके साथ में ये एक PDF फाइल भेज रहा हूँ जो पूरे स्वाध्याय की है, और पूरा स्वाध्याय इस पर करेंगे। धन्यवाद।